हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हुए अपने एसएम की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपने एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर 1 पढ़ा जिसमें इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस ये सब पढ़े एसएम की। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल एनालिसिस, कि हमें पूरे एनवायरमेंट को एनालाइज करना होता है। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। चैप्टर 3 में हमने क्या करा, सारा इंटरनल एनालिसिस, कि हम अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को एनालाइज करेंगे। अब सारे एनालिसिस करने के बाद आपको नहीं लगता कि अपने पास वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी कर लो, ये भी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ कर सकती है? नहीं। या फिर आपके पास अगर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, 5, 10, 15 जो भी प्रोडक्ट्स है, सबके लिए अलग अलग चॉइस होगी या नहीं होगी? किसी में आपको एक्सपेंशन करना चाहिए, किसी को प्रोडक्ट को आपको बंद कर देना चाहिए, सबके लिए अलग पॉलिसी होगी ना। एग्री करते हो ना? तो हमें चैप्टर 4 में वही देखना है कि हमें किस प्रोडक्ट के लिए कैसे कैसे चॉइस करना, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी को चूज करना है। बड़ा इजी सा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन बेसिक है। बिजनेस फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज टू एंटर द मार्केट टू स्टे रेलेवेंट एंड ग्रो इन द मार्केट। कैसे हो सकता है? देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद करो। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल मतलब डिविजनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस होगी। कॉर्पोरेट लेवल अलग लेवल पे स्ट्रेटेजी सोचेगा, बिजनेस लेवल अलग और फंक्शनल लेवल अलग। डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कंपटीशन ओरिएंटेड लास्ट चैप्टर में पढ़कर आया ना। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटेजी। कॉस्ट लीडरशिप क्या थी? जिसकी कॉस्ट कम रहती है। डिफरेंशिएशन क्या था? जो यूनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। और फोकस क्या था? जो एक पर्टिकुलर नीश, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करता है। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 की वीडियो देखना, उसमें हमने स्टार्टिंग में यही सारा डिस्कस करा है, ठीक है। फिर अपने कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजीज हैं। कोलैबोरेशन मतलब किसी और कंपनी से हाथ, किसी और एंटिटी के साथ मिल जाना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। और स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ये याद है? तो आपको याद हो तो हमने पीएलसी पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आपको ये देखना है तो इसके चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज देखी थी, क्या मार्केट में एंटर होते हो। ग्रोथ, उसमें आप एक्सपेंड कर जाते हो। मैच्योरिटी, फिर आपका एकदम पीक पीरियड आ जाता है जब सबसे ज्यादा नाम आपका ये चल रहा है। डिक्लाइनिंग, कि जब आप धीरे धीरे थोड़ा डिक्लाइन करने लग जाते हो, नई कंपनी, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है। अब हमें सारी डिटेल में पढ़ने हैं। कुछ चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे स्टेजेस वाली और कंपटीशन ओरिएंटेड। बाकी, और ये वाली मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुकी, ये वाली हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़नी है। डन है? थोड़ा सा बेस रेडी हुआ चैप्टर का। अब हम ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने डिटेल में, याद है, चैप्टर नंबर 1 में कवर करा था। इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट डाल दिया है, बाकी इसका डिटेल टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। कॉर्पोरेट लेवल, देखो कॉर्पोरेट लेवल हमने चैप्टर 1 में देखा था, कौन होते हैं? सीईओ, डायरेक्टर, आपके सीएफओ, जो आपके टॉप लेवल एम्प्लॉइज, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, मेड बाय टॉप एग्जीक्यूटिव, सीईओ एंड अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप बताओ यार, खुद से बताओ, जो टॉप लेवल पर बैठा, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में मुकेश अंबानी, क्या वो ये डिसाइड करेंगे कि रिलायंस ट्रेंड में आज जो प्राइस लिस्ट लगी है वो क्या लगनी चाहिए? नहीं, वो नहीं करेंगे। उनका काम क्या होगा कि रिलायंस को कौन से नए सेगमेंट में जाना चाहिए, किस कंपनी के साथ मर्जर एक्विजिशन करना चाहिए, कौन से न्यू सेगमेंट्स लॉन्च करने चाहिए, या फिर कौन से नई कंट्रीज में काम करना चाहिए। दैट इज द वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट। द डिसीजन शेप्स द ओवरऑल मिशन, ओवरऑल मिशन डिसाइड करना, विजन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिसीजंस और डाइवर्सिफिकेशन, कौन से नए प्रोडक्ट्स लेकर आए, मर्जर एक्विजिशन, कौन सी नई कंपनीज के साथ मर्ज कर जाए, एंटरिंग न्यू मार्केट्स, कौन सी नई मार्केट कंट्रीज, कौन सी नई लेकर आए, कौन से नए सेगमेंट्स लेकर आए। मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसिव। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप एंड मार्केट पोजीशन, तो जहां पे बहुत बड़े डिसीजंस ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज द वर्क ऑफ कॉर्पोरेट लेवल। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल हमने देखा था, बिजनेस लेवल का मीनिंग क्या होता है कि अगर जैसे रिलायंस के अलग अलग सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, ये अलग अलग सेगमेंट्स है, इनके जो हेड होंगे दैट इज योर बिजनेस लेवल। जैसे सपोज रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड का जो हेड होगा, क्या उसको ओवरऑल रिलायंस की ग्रोथ से फर्क पड़ेगा? नहीं, उसे किससे फर्क पड़ेगा? रिलायंस ट्रेंड्स की ग्रोथ से। तो रिलायंस ट्रेंड का जो हेड होगा दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं डिविजनल लेवल।
मेड बाय मिडल मैनेजर्स, मिडल लेवल पे होते हैं। जैसे हमने इसका एक डायग्राम देखा था, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, कॉर्पोरेट लेवल, फिर बीच वाला मिडल लेवल, एंड दिस इज योर फंक्शनल लेवल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स, they focus on how effectively within a particular market or industry their division works। अपने डिवीजन की एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। एग्जांपल, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट में क्या क्या हम अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने डिवीजन में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे रिलायंस ट्रेंड है, किस टाइप के क्लोथ रख सकते हैं हम, एथनिक रखे, वेस्टर्न रखे, फीमेल्स के रखे, चिल्ड्रन के रखे, किस टाइप के, किस कलर के, वो सब रखे। प्राइस कौन सा रखे, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। The choices aligned with the corporate level strategy but are specific to business units objective। कहीं ना कहीं ओवरऑल बिजनेस के मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते होंगे, लेकिन स्पेसिफिक होंगे अपने बिजनेस यूनिट के लिए। डन। नेक्स्ट है अपना फंक्शनल लेवल। देखो फंक्शनल लेवल बड़ा सिंपल है। अब रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस ट्रेंड का जो मैनेजर है, क्या वो सब कुछ जानता होगा भाई? उसको मार्केटिंग भी आती है, उसको फाइनेंस भी आता है, उसको सेल्स भी आता है, उसको प्रोडक्शन भी आता है। आप जैसा थोड़ी ना है वो, जिसको कॉस्टिंग भी आती है, टैक्स भी आता है, लो भी आता है, एफएमएसएम भी आता है, अकाउंट्स भी आता है ना। आप तो एक्सपर्ट बन रहे हो भाई, सब ऐसे नहीं होते हैं। तो उसको तो एक चीज आती होगी, तो हम क्या करते हैं कि हम हायर करते हैं फिर अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स। फंक्शनल मैनेजर का काम क्या होता है? जैसे सपोज हमने एक पर्सन अपॉइंट कर लिया मार्केटिंग के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ट्रेंड की मार्केटिंग पे फोकस करेगा कि रिलायंस ट्रेंड की मार्केटिंग कैसे करे, ऑनलाइन करे, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, वर्ड ऑफ माउथ से करे, किस टाइप से करे, किस बजट में करे। जो अपना फाइनेंस वाला पर्सन होगा वो देखेगा कि रिलायंस ट्रेंड का फाइनेंस अच्छे से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा। डन। Functional level strategic choices are made by department or functional managers such as marketing, operations, finance, and HR, human resource. They involve decisions on how to support the business unit strategies with available resources and capabilities. जैसे प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट, मतलब जैसे एचआर का काम हो गया, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एक्सेट्रा। These choices are critical for executing। याद रखना, जहां पे भी एग्जीक्यूशन की बात है दैट इज फंक्शनल लेवल। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कौन करता है? फंक्शनल लेवल। बिजनेस यूनिट एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज सब डन है, कोई डाउट? तो हमने यहाँ पे देखा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे चॉइसेस में 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ठीक है, इजी था, पहले पढ़ा भी हुआ है। अब अपने लिए एक न्यू टॉपिक आता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो देखो स्टेबल, स्टेबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप जिस लेवल पे हो ना, एक बार वहां पे स्टॉप कर, एक बार वहीं पे खुद को कंसोलिडेट कर लो। ठीक है, मतलब इस टाइम पे हमें क्या करना है, और एक्सपेंशन की तरफ ध्यान नहीं देना। हम चाह रहे एटलीस्ट हम जिस लेवल पे हैं वहां पे तो हम रह जाए। एग्जाम्पल देते हो, आप इसको ध्यान से समझना। हमने एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कर्व पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें सबसे पहले थी हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में तो हम नए नए आते हैं, हमें चाहिए भाई प्रोडक्ट ग्रो करे, अभी बहुत कम लोग जानते हैं। फिर जैसे जैसे मार्केटिंग हुई, लोग जानने लगे, एकदम से आया ग्रो स्टेज, ग्रो कर गए, एकदम से बढ़ गए, है ना। फिर जब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो आपका आता है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज याद है कि भाई हम एक पीक लेवल पे आ चुके हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे जा चुकी है, हम मार्केट में सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, हर पर्सन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइम होता है। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी, नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे, कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, डिक्लाइन। तो हम क्या चाहते हैं, ध्यान से समझो। स्टेबिलिटी वर्ड से आपको खुद समझ आ जाएगा कौन से लेवल पे लगेगा। क्या आपने जहां पे इंट्रोड्यूस करा है कोई नहीं जानता, वहां पे आप स्टेबल होना चाहोगे? नहीं। जहां पे आप एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड करते जा रहे हो, ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है, क्या वहां आप स्टेबल होना चाहोगे? नहीं। जहां आप मेच्योरिटी पे, पीक पे आगे सबसे ज्यादा सेल्स करो, वहां आप स्टेबल होना चाहोगे? नहीं होना चाहोगे? यस, क्योंकि इस पे स्टेबल नहीं हुए तो आप किस पे चले जाओगे, डिक्लाइनिंग स्टेज पे। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी किसके केस में लगती है, आपकी मेच्योरिटी स्टेज। समझ आई ये चीज? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगती है मेच्योरिटी स्टेज पे। अंडर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी द फर्म स्टेज विद करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट। वही काम वही बिजनेस कर रहा है, मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ। वो कह रहे हैं जितनी ग्रोथ हो रही है ना उतनी एटलीस्ट होती है, उससे नीचे ना जाए। When to pursue stability strategy, कब हम इसको pursue करते हैं, इंपॉर्टेंट है। This strategy is typical for those firms whose products have reached the maturity stage or those who have sufficient market share but need to retain that। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, इनिशियली जब वो आई
तो वो 10, 20, 50 ऐसे यूनिट सेल कर रही थी। कोका कोला का एग्जाम्पल लो, कोका कोला का आपने सुना होगा, इनिशियल 1 ईयर उसने बहुत कम मतलब आई थिंक 5-10 बोतल सेल करी थी, ठीक है। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन स्टेज, सॉरी। तो वो उसके लिए क्या था, एक इंट्रोडक्शन स्टेज था। फिर क्या करा, एकदम से ग्रो करा, बहुत ज्यादा आया, एक टाइम पे पीक था कोका कोला का, दैट इज योर इंट्रोडक्शन स्टेज, वो सॉरी ग्रोथ स्टेज। उसके बाद वो आगे मैच्योरिटी पे, भाई सबसे ज्यादा कोका कोला सेल हो रही है, क्योंकि मैंने भी मतलब मेरे को खुद को भी पर्सनली जब मैं बच्ची थी तब पसंद थी, और मैंने बच्चों में देखा भी काफी ट्रेंड था कोक का, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, न्यू कोल्ड ड्रिंक्स आती गई, न्यू ड्रिंक्स आते गए, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका शेयर क्या हो गया, डिक्लाइन। जब उसका शेयर डिक्लाइन होने लगेगा ना, तो कोका कोला को क्या चाहिए होगा कि एटलीस्ट हम जिस लेवल पे है वहां पे रह जाए, इससे नीचे ना जाए। क्योंकि अगर कोई कंपनी 10 बोतल से लेकर 10,000 यूनिट बेचने पे आ गई थी ना, तो वो कहेगी यार बेशक मैं 10,000 पे रुक जाऊं, 10,000, 10,200, 300 ऐसी होती है, लेकिन उससे कम ना जाए, अदरवाइज इट विल बी पेनफुल, है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि एटलीस्ट हम जिस लेवल पे है उसको रिटेन कर ले। It continues to serve in the same or similar market and deals in same or similar products. So, same market, same product deal करता है। Small organization may also follow stability strategy to consolidate their market position and prepare for the launch of growth strategies. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, अगर वो जो काम कर रहे थे छोटा मोटा, चाहे एक प्रोडक्ट बना रहे थे, वो कह रहे हैं वो अच्छा खासा चल रहा है, उसको थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं, रोकते हैं, और हम कुछ नया प्रोडक्ट एकदम से लॉन्च करेंगे, तो पहले वाले को थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं नए को लॉन्च करने के लिए। डन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब है कुछ मत करो, डू नथिंग स्ट्रेटेजी? नहीं भाई, कैसे सर्वाइव करोगे? हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, वॉलेटाइल है, टर्बुलेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो इट्स नॉट डू नथिंग स्ट्रेटेजी। क्या कोका हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी? नहीं, उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको डाइट कोक जैसे वो लेकर आए थे, अलग अलग फीचर्स लाने पड़ेंगे, मार्केटिंग करेंगे, वो ऑफर्स निकालेंगे, बाय वन गेट वन, प्राइस रिड्यूस करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। Remain updated, have to pace with dynamic and volatile business world to preserve their market share. Hence, stability strategy shall not be confused with do nothing strategy. I hope that is clear. Characteristics क्या होता है? It maintains the same business and product market position, same product, same market रहती है। Consider a safe approach and maintains the status quo. Status quo maintain करना है, हम जिस स्टेटस जिस लेवल पे वहीं पे रहना है, maintains the status quo. This strategy requires minimal fresh investment and carries a lower level of risk. Investment कम चाहिए। कोका कोला को ना नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, ना नए मार्केट में करना, सिर्फ पुराने प्रोडक्ट को ही एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में बनाए रखना है। तो उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मार्केटिंग वगैरह करनी है, लेकिन ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्यादा चीजें नहीं करनी। मिनिमल फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड कैरी अ लोअर लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क भी कम है क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड इमेज है। इट फोकस ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इन बिजनेस, हेल्पिंग बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। वो कह रहे हैं कोर कॉम्पिटेंसी पे काम करेंगे। याद है कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो चैप्टर 3 पार्ट 2 में डिस्कस करा था। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है? एक ऐसी चीज, एक ऐसी स्किल, एक ऐसा यूनिक फीचर जो सबसे बेस्ट आप करते हो। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया था कि अमिताभ बच्चन जी की वॉइस या माधुरी दीक्षित जी का ट्रेडिशनल डांस, दैट इज देयर कोर कॉम्पिटेंसी। हो सकता है आपकी भी कोई कोर कॉम्पिटेंसी हो जो आप में बाकी सबसे बेटर हो। तो हम क्या कहते हैं, हम किस पे फोकस करते हैं? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करने में। इट इज टिपिकली चूजन बाय फर्म्स विद मॉडेस्ट ग्रोथ एबिलिटी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, चलते जाना है, वो स्टेबिलिटी पे नहीं जाएगी, मॉडेस्ट ग्रोथ पे जिनको जाना है, क्या डिसेंट लेवल पे आगे, अब हम स्टेबल हो सके, हमें लाइफ में शांति चाहिए, दे फोकस ऑन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। पीक पे आगे कई लोग कहते नहीं कि हाँ यार मतलब रोटी पानी चल रही है, घर चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो ठीक है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे आ जाओ, थोड़ा बहुत ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। आई होप दैट इज क्लियर। रीजंस क्या होते हैं इसको चूज करने के? क्या मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए हो, इसके बाद गए तो डिक्लाइन कर जाओगे। स्टाफ इज कंफर्टेबल विद स्टेटस क्यू। स्टाफ स्टेटस क्यू में कंफर्टेबल है, तो कह रहे हम जिस लेवल पे हम चाहते हैं हम वहीं रहे, हमें ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना। जैसे एग्जांपल देते, कंपनी है, नेम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, हम उसको ऑडिट करने गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था वहां पे ना कंप्यूटर चलते थे, वो मतलब डब्बे वाले कंप्यूटर होते ना वो वाले, और वहां के एम्प्लॉइज थे अराउंड 40-50 की एज के, एंड दे वर लाइक कि मेरे को भाई लैपटॉप नहीं सीखना, मेरे को कुछ नया सीखना ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं चलने दो।
है ना। तो क्या कहते थे कि मेरे को क्या करना है, जिस लेवल पे हूँ, जिस टेक्नोलॉजी पे हूँ, वहीं पे रहना है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। और कंपनी ने भी कभी इनिशिएटिव नहीं लिया सिखाने का। तो वहां पे एम्प्लॉइज और कंपनी दोनों किस पे सेटिस्फाइड थे, स्टेटस क्यू पे। एंड इट इन्वॉल्व्स लेस चेंज एंड लेस। हम कब ये कर सकते हैं, व्हेन एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोका कोला है, मिल्क है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, तो उसमें आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लोथिंग लाइन में, टेक्नोलॉजी लाइन में, क्या आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी भी ला सकते? भाई आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बेचते रहेंगे? नहीं, आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब लगता है, व्हेन एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल। व्हेन एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल, employees feels comfortable with status quo. Employee feel comfortable with status quo, and the organization has reached the maturity stage. And organization has reached the maturity stage where it is not advisable to expand as it may perceived as threatening. कई बार क्या होता है कि अगर इससे ज्यादा एक्सपेंड करा, इट में बी थ्रेटनिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, आपको अगर पता हो तो अभी थोड़ा टाइम पहले बहुत फेमस कंपनी के जो फाउंडर थे, उन्होंने सुसाइड किया था बिकॉज ऑफ हैवी डेट्स। बहुत ज्यादा उनके ऊपर लोन हो गया था। पता है क्यों? उन्होंने ना बहुत ही ज्यादा अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर ली थी ऑल ओवर इंडिया। हर बिजनेस, हर फ्रेंचाइजी तो अच्छी नहीं चल सकती, वो चलाते गए उसको, और वो और ज्यादा एक्सपेंशन करते तो हो सकता है कि पुराने वाले पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, नए वाले पे भी नहीं कर पा रहे। इस चक्कर में लोन बढ़ता गया, रेवेन्यू इतना आया नहीं। तो कई बार क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंशन करना थ्रेटनिंग हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर कोई पर्सन है 4 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, अभी वो 4 ही ठीक ठाक से चल रहे थे, उसने 2 प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिए। पता है क्या होगा, ना वो 4 पे फोकस कर पाएगा, ना उन 2 पे कर पाएगा। तो कई बार एक्सपेंशन अच्छा नहीं होता। आपको चाहिए होता है जो कर रहे हो उस पे स्टेबल हो, उस पे ग्रो करो, लेकिन नए प्रोडक्ट्स पे, नई मार्केट में मत जाओ। डन है। After rapid expansion, a firm might want to stabilize and consolidate itself. भाई वो इतना एक्सपेंड कर लिया वगैरह, अब रुक जाते हैं, कहाँ तक बिजनेस फैलाएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। Product has reached the maturity stage. Employee wants to maintain status quo. Environment is stable, not advisable to expand, and firm wants to stabilize and consolidate itself. ठीक है, एग्जाम्पल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एक बार आप रीड करना। फिर एक पॉइंट है, व्हाई डोंट स्टार्टअप सेम फॉर स्टेबिलिटी। तुम पागल हो गया, स्टार्टअप क्यों स्टेबिलिटी पे जाएगा? स्टार्टअप तो बेचारा अभी आया है, अभी स्टेबल हो जाए, उसको तो ग्रो करना, एक्सपेंड करना ना, तो ऑब्वियस बात है। A startup is an entrepreneurial venture in the early stage of ideation and development. Early stage पे है वो तो अभी, generally created for solving real life problems and through technology. For it, the most important factors are speed and agility. उसको तो अभी स्पीड से भागना, एक्सपेंड करना, ग्रो करना है। Because of it being a nascent stage of operations, stability on the other hand is more meaningful strategy when size of operations is expanded. जब आप एक्सपेंड कर चुके हो तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे आओ। टू फुल कैपेसिटी इन बिजनेस एट अ मैच्योर स्टेज, देयरबाय वी रियरली सी स्टार्टअप्स एमिंग फॉर स्टेबिलिटी। रियरली क्या, मेरे को तो लगता है कोई भी नहीं करता हो स्टार्टअप्स की स्टेबिलिटी जाएंगे, स्टार्टअप है तो ग्रो करेंगे। डन, क्लियर? कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना, ठीक है। फिर अपना आता है ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि यार स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का उल्टा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ने कहा था यहीं पे रुक जाओ, ग्रोथ ने कहा हम नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, नई नई मार्केट में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, अपना नाम बनाएंगे। दैट इज ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस, बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। रीडिफाइनिंग और एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। इट इज द अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। देखो आप स्टेबिलिटी लर्न कर लेना, ये अपने आप याद होती जाएगी। उसमें मिनिमल इन्वेस्टमेंट था, इसमें मोर इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या था, बिजनेस ग्रोथ पे हम फोकस नहीं करते थे, स्टेबल होते थे। यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ की बात करेंगे। मेमथ ग्रोथ एम्बिशन होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, वो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पे आता है। हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी जिसमें वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हैं, भाई ये कर सकते हैं, इससे एक्सपेंशन हो जाएगा, इस मार्केट में चले जाते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा बिक जाएगा, ऐसे ऐसे वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 2 मेजर स्ट्रेटेजी रूट्स इसमें हम फॉलो करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम रीजंस देख लेते हैं। जैसे उसमें हमने देखा था ना, क्यों स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी भी आता है कि भाई एम्प्लॉय स्टेटस क्यों में कंफर्टेबल है, मार्केट स्टेबल है, और अपना प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया, ऐसे हमने पॉइंट्स देखे थे।
वैसे ही देखते कि ग्रोथ ही एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करनी है। पहला, इट विल बिकम इम्पेरेटिव व्हेन एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। जब एनवायरमेंट कह रहा है कि चेंज करो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, व्हेन एनवायरमेंट इज नॉट स्टेबल। Strategies may feel more satisfied with prospects of growth from expansion. CEO takes pride in presiding over organization perceived to be growth oriented. जैसे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के एम्प्लॉय स्टेटस क्यों में कंफर्टेबल थे, इनको प्राइड किसमें आता है, इनको अच्छा किसमें लगता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। इनके सीईओ सीएफओ ऐसे जिनको ग्रोथ चाहिए तो वो किस पे जाएंगे, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पे। एक्सपेंशन में लेड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट विज़ कॉम्पिटिटर्स। क्या होता है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट, मार्केट के ऊपर कंट्रोल ज्यादा आ जाता है। एडवांटेजेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में एक्रू। एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट हो रहा है, अब जितना ज्यादा नए नए प्रोडक्ट्स में लेते जाओगे आपकी कंपनी ग्रो करती जाएगी, एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट आएगा एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आएगा। क्लियर। फिर अब ना एक चार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले हमें ना ये सारी स्ट्रेटेजी पूरी डिटेल में पढ़े ना, बड़ा ही सिंपल है, आपको पढ़ते समझ हो जाएगी, याद भी आ जाएगी। इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनली ग्रो कर सकते हैं हम एक्सटर्नल। इंटरनली हम दो रूट से कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन हम 3 वर्ड पढ़ेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे ही आपको बताऊंगी ना क्या होता है तब भी याद हो जाएंगे आपको। डाइवर्सिफिकेशन 3 तरह का होता है, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, इनोवेशन। कंसेंट्रिक के फर्दर 2 पार्ट्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल के 2 पार्ट्स फॉरवर्ड बैकवर्ड। बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना पार्ट्स में पार्ट्स होते जा रहे हैं, भाई बहुत इजी है लर्न करना, जब पढ़ेंगे ना बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल मर्जर एक्विजिशन और अलायंस कर सकते हैं। मर्जर एक्विजिशन के 4 पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोएफिशिएंट है, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में पहला पार्ट इंटेंसिफिकेशन। बस अपना ना पूरा फोकस यहाँ पे लगा दो। क्वेश्चन आता है, केस स्टडीज बनाते हैं, आपको देंगे कि कंपनी ऐसे ऐसे सोच रही ग्रो करने का, ऐसे एक्सपेंड करने का, ऐसे स्टेबल होने का, बता दो कौन सी स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इंटेंसिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, मर्जर है, क्या चीज वो कर रहे हैं। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लो इजीली। सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन का मीनिंग देखो। एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो इंटरनली बाय इंटेंसिफाइंग इट्स ऑपरेशंस ईदर बाय मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो क्या करते हैं, इंटरनली ग्रो करते हैं अपने ऑपरेशंस का स्केल बढ़ा के, इंटेंसिफाई करके, या तो मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। इट ट्राइज टू कैश इन इंटरनल कैपेबिलिटीज, एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज। मतलब किसी नए पर्सन, नई कंपनी के साथ नहीं जा रहे, अपने रिसोर्सेज, अपनी कैपेबिलिटीज पे काम करते हैं। ठीक है, अब 3 तरह की स्ट्रेटेजी होती है, इसको समझ लो, आगे एक और टॉपिक में आएगा जब याद करना कि मैं आपको बताया था ये चीज। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन बड़ा सिंपल। मार्केट पेनिट्रेशन का होता है वही प्रोडक्ट वही मार्केट में डिमांड बढ़ा देना। कैसे करोगे, जैसे कोका कोला है, कोका कोला चाह रही है कि उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही उसका प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करने लग जाए, तो क्या कर सकती है, मार्केटिंग कर सकती है, इन्फ्लुएंसर्स से ऐड करा सकती है, कोका कोला के कुछ डिफरेंट वेराइटीज निकाल सकती है, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करे। कोका कोला में नया प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रही, कोका कोला में जैसे डाइट कोक ले थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। तो क्या चाह रही है, मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे परचेज करें। जैसे सपोज दिवाली आई, ऐसी एड निकाल दी कि भाई सब अपने रिलेटिव्स के आगे कोका कोला ही लेकर आ रहे हैं, है ना, तो दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। Highly common expansion strategy is market penetration, concentrating on current business. The firm directs its resources to profitable growth of existing product and existing market. I hope that is clear. Market development. Word से नहीं समझ आया, market development मतलब कोई नई मार्केट लेकर आ रहा है। For example, हम बोल देते हैं कि अगर कोका कोला पहले यूएसए में नहीं चलती थी, मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है, वो चलती हो गया यूएसए में ना, बट हम बोले बाई चांस नहीं चलती थी। उन्होंने सोचा कि यूएसए के क्लाइंट्स को पसंद आएगी ये चीज, तो उन्होंने क्या करा, यूएसए में भी वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम कोका कोला लॉन्च कर दी। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, दैट इज योर मार्केट डेवलपमेंट। It consists of marketing present products to customers in related market
by adding different channels of distribution or changing the content of advertisement or the promotional media. तो इसका मतलब क्या होता है, existing product new market, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट चेंज होता है. मार्केट वही है, उन्हीं को प्रोडक्ट में इनोवेशन ला के दे रहे, नई नई फीचर्स ला के दे रहे, नई नई टेक्नोलॉजी ला के दे रहे. इन्वॉल्व सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, बहुत मेजर मॉडिफिकेशन करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट. जैसे कोका कोला ही अपना सपोज वो निकाल दे, वो डाइट कोक वगैरह तो कोक से रिलेटेड हो गया, उन्होंने कुछ अपना स्लाइस, जैसे स्लाइस तो अलग ब्रांड हो गई, लेकिन उन्होंने अपना कुछ मैंगो ड्रिंक्स निकाल दी, अलग फ्लेवर ड्रिंक्स निकाल दी, अलग बेवरेजेस निकाल दिए. तो दैट इज योर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही है, वो है तो रिलेटेड में और सेम मार्केट में वो दे रहे. दैट कैन बी मार्केटेड टू करंट कस्टमर थ्रू एस्टेब्लिश्ड चैनल्स. क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ तक? अब कैसे कर सकते हो मार्केट पेनिट्रेशन, कैसे कर सकते हो, मार्केट शेयर इंक्रीज करो, प्रोडक्ट का यूजेस बढ़ा दो, लोगों को ऐसा बताओ कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी यूज, क्वांटिटी यूज, न्यू न्यू एप्लीकेशन बता दो. हाँ, आप इसकी ये वैरायटी बना सकते हो, ये डिश बना सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो, नए नए एप्लीकेशंस बता दो. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए फीचर्स ऐड कर दो, न्यू जनरेशन के लिए नई चीजें निकाल दो, न्यू प्रोडक्ट्स बता, सेम मार्केट निकाल दो. मार्केट डेवलपमेंट जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर सकते हो, नई सिटीज, नई स्टेट, नई कंट्री में या नए सेल्स चैनल में. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, दैट इज योर डाइवर्सिफिकेशन. प्रोडक्ट भी आप नया लॉन्च करो और नई मार्केट के लिए करो. ठीक है, एक बार रीड करो आप लोग डाइवर्सिफिकेशन. देखो, डाइवर्सिफिकेशन एंडेवर्स कैन बी रिलेटेड अनरिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म. पुराने बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, अनरिलेटेड भी हो सकता है. Entry into new product or product line, new service or new markets involving substantially different skills, technology and knowledge. दो टाइप की होती है अपनी, concentric and then we have conglomerate diversification. दो टाइप्स की डाइवर्सिफिकेशन पढ़नी है. फिर एक अपना टॉपिक बचेगा इनोवेशन, उसके बाद हम आ जाता है एक्सटर्नल ग्रोथ पे. ठीक है, आज हम यहाँ तक करने वाले हैं कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट एंड इनोवेशन. कंसेंट्रिक वर्ड से याद रखना, सेंट्रिक जिसका कोई ना कोई सेंटर, कोई ना कोई पॉइंट पुराने प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है. जैसे मैंने कोक का एग्जांपल दिया था, कोक ने अगर कोई मैंगो ड्रिंक से कोई और बेवरेजेस लॉन्च करा, दैट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. हाउ इज इट कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी जो आप पहले कोल्ड ड्रिंक्स सेल करते थे, कोल्ड बेवरेजेस सेल करते थे, उससे रिलेटेड है या नहीं है? उसकी पैकेजिंग बॉटल्स कहीं ना कहीं सेम होगी या नहीं होगी. मार्केटिंग का तरीका कहीं ना कहीं सेम हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है. तो इट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड. इन दिस डाइवर्सिफिकेशन द न्यू बिजनेस दैट इज डाइवर्सिफाइड इज लिंक्ड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस टू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग. लिंक्ड होता है कहीं ना कहीं पुराने प्रोडक्ट से. सिनर्जी बेनिफिट्स मिलता है. सिनर्जी बेनिफिट्स कैसे होता है कि एक चीज करने से दूसरे को डबल कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज सिनर्जी बेनिफिट्स. लूप लाइक मैनर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. जैसे अगर कोई क्लॉथ्स वाली है वो शूज में आ गई, अपैरल इंडस्ट्री होगी, तो जैसे फैशन इंडस्ट्री होगी, क्लॉथ्स वाली शूज में आ गई, रिलेटेड है कहीं ना कहीं. ठीक है, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स पे आपने देखो क्लोथ्स भी मिलता है, फुटवेयर्स भी मिलते हैं, रिलेटेड है. दैट इज योर कंसेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन. तीन तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल के मतलब दो पार्ट्स है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड. देखो, vertical integrated diversification involves entering business related to firm's existing operations. Existing operation से related होता है सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में. जैसे मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट चैप्टर में कि अगर सपोज एक चिप्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, पोटैटो चिप्स बनाती है. ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमें पोटैटोस परचेज करने होता है. अब हमें पोटैटोस परचेज करना है, तो जैसे हम पोटैटो परचेज करते हैं कहीं ना कहीं वो भी मार्जिन लगता है. कभी कभी हो सकता है उससे लड़ाई हो जाए, वो प्रोवाइड भी नहीं करता या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं करता. तो हमने क्या करा, हम बैकवर्ड चले गए. हम बैकवर्ड जाके क्या बोला कि हम अपने ही फार्म्स लगा लेंगे, हम अपने क्या लगा लेंगे, फार्म्स लगा लेंगे. या फिर उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, हमने उसको कंबाइन कर दिया कि भाई तू हमें ऐसे ऐसे पोटैटोस सेल करेगा. खुद के फार्म्स लगा लिए, उससे इंटीग्रेशन कर लिया कि वो हमें इस पर्टिकुलर प्राइस पे इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा. दैट इज योर वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन.
सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन है, इसी प्रोसेस चेन में आप जा रहे हो। आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो। फॉरवर्ड पता है कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमने देखा कि जो चीज हम 10 रुपीज की सेल कर रहे थे ना, वो कस्टमर को तो 30 रुपीज में मिल रही थी, बाकी 20 का मार्जिन को लेके जा रहा था इंटरमीडिएरी। हमने इंटरमीडिएरी हटा दिया, हमने अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लिया। अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो 20 रुपए का मार्जिन में किसका हो जाएगा? हमारा। इनफैक्ट हम अगर उसको कम करके 15 पे ले आए, मतलब हम 25 में सेल करने लगे, कस्टमर भी खुश, भी खुश। तो हमने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लिया। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टुवर्ड्स द कस्टमर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन टुवर्ड्स द रॉ मटेरियल। गोल क्या होता है? न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आना और रिमेन करना विद इन वर्टिकल इनलेट स्ट्रक्चर। बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखो, एक्वायरिंग और एस्टेब्लिशिंग इनपुट सप्लाई सोर्सेज जैसे पोटैटोस टू एनहांस कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट। क्या कर सकते हैं आप? कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्शन पे और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं यार, लाइक सपोज लेज वाले कह रहे हैं हमें आलू दियो, हल्दीराम को मत दियो, कंट्रोल हो गया आपका प्रोडक्शन पे। सुपरमार्केट बाइंग फार्म्स टू सिक्योर इट्स फ्रेशली प्रोड्यूस सप्लाई। जैसे सपोज रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश में जो वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स उनके खुद के फार्म से आते हैं, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। Forward integration is moving forward in the value chain, entering business line that use existing products. Forward integration will also take place where organization enters into business of distribution channels. खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कॉफी बीन मैन्युफैक्चर, कॉफी कैफे से इंटीग्रेट करे, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। डन। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सेम लाइन में। सेम लाइन में कैसे? कोई बाय प्रोडक्ट वाले से, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट वाले से, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वाले से। मोबाइल फोन कंपनी दूसरी मोबाइल फोन कंपनी के साथ इंटीग्रेट कर रही है, या कॉम्प्लीमेंट्री चार्जर के साथ कर रही है, या फिर कोई और बाय प्रोडक्ट वाली कंपनी के साथ इंटीग्रेट कर रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, सेम स्टेज होता है प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन। आई होप ये क्लियर होगा। फिर अपने आता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल सा है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अनरिलेटेड प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई शूज बनाने वाली कंपनी स्टील बनाने लगी, बिल्कुल अनरिलेटेड। कोई एजुकेशन लाइन वाली कंपनी रेस्टोरेंट लाइन में चलेगी, बिल्कुल अनरिलेटेड, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। नो लिंकेज इन प्रोडक्ट मार्केट और टेक्नोलॉजी। कोई कॉमन थ्रेड नहीं होता एग्जिस्टिंग। ठीक है, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चर डाइवर्सिफाइड इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड प्लांट्स। क्लियर? ये आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे, इसको आप रीड कर सकते हो। फिर आपसे एक पॉइंट पूछा कि इज इट रियली वर्थ एक्सपेंडिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू कॉन्ग्लोमरेट प्रोडक्ट्स, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स? जब वो आपकी पुराने प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो हम उसमें डाइवर्सिफाई कर क्यों रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इसका आंसर है कि यार एक चीज बताओ, क्या आपके जो पुराने वाली प्रोडक्ट लाइन है वो जरूरी है हमेशा अच्छी ही चलेगी? क्या जरूरी है कस्टमर्स को हमेशा कोल्ड बेवरेजेस पसंद ही आएंगे? नहीं। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स पे कोल्ड ड्रिंक्स निकाल दी गई, बट कस्टमर का प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, वो किसी और लाइन में चले गए, है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ अलग अलग लाइंस में बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने से। वो एक लाइन सुनिए, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमेशा एक ही लाइन में मत रहो, मल्टीपल सोर्सेज रखो, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रखो। दूसरी बात, अगर सपोज जैसे ये एग्जांपल है, सीमेंट वाला स्टील और रबड़ बनाने लग गया, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई रेस्टोरेंट था, ठीक है, उसके ऑनर ने एक गिफ्ट शॉप ओपन कर ली, इसके ऑनर ने एक गिफ्ट शॉप ओपन कर ली, बिल्कुल अनरिलेटेड ही है। रेस्टोरेंट वाला गिफ्ट शॉप ओपन करने से बेनिफिट ले सकता है, वो रेस्टोरेंट में ऑफर्स निकाल सकता है कि भाई अगर आपने हमारे यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ का या पर्टिकुलर अमाउंट का फूड परचेज करा तो आपको गिफ्ट शॉप पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्चुअल में था ये, मैं जिस जिम में जाती थी ना, जिस जिम में मैं जाती थी उनका खुद का एक रेस्टोरेंट था, उसके ऑनर का, और उनका एक सलून भी था। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि भाई जिम वाले जो थे उन्होंने ऑफर निकाला था, जो हमारी मेंबरशिप लेगा उसको रेस्टोरेंट पे, सलून पे, या उनका कोई भी और प्रोडक्ट होगा उस पर 10% का ऑफ मिलेगा, जो भी मेंबर्स है। अनरिलेटेड है लेकिन बेनिफिट मिल रहा है, एक्सेस टू न्यू कस्टमर्स। Despite of its complexity, conglomerate diversification financially makes a lot of sense. It creates access to new pool of customers, therefore expanding its customer base. It allows access to market and cross-selling new products. Market को access मिल जाता है, cross-sell कर सकते हैं, एक टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर, एक टाइप ऑफ कस्टमर को दूसरा अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। और प्रॉफिट्स इन वन बिजनेस कैन बी यूज्ड टू कीप द लॉस मेकिंग प्रॉफिट्स afloat in the same organization. Done? दो बेनिफिट्स हो गए, एक तो पूल ऑफ न्यू कस्टमर्स मिलेगा, और अगर एक प्रॉफिट में दूसरा लॉस में, तो उसके प्रॉफिट्स यूज हो सकते हैं लॉस मेकिंग सेगमेंट के लिए। क्लियर?
कोई डाउट? कुछ भी डाउट हो हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, या तो मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना या फिर आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस पे मेरे को कमेंट में या नंबर पे व्हाट्सएप पे कैसे भी अपना डाउट भेज देना, जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को बता देना। क्लियर? फिर अपना टॉपिक आता है इनोवेशन। इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट कुछ लेकर आना, नया कुछ करना, दैट इज इनोवेशन। Innovation drives upgradation of existing product line or process, leading to increased market share, revenue, and profitability. And most important, customer satisfaction. अच्छा, अब पता है ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो इनोवेशन है ना नेसेसरी एक्सपेंस है, क्योंकि फेल भी हो सकता है। इनोवेट कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, इट डज नॉट गिव मच रिटर्न्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी फॉर अ बिजनेस टू ग्रो लॉन्ग टर्म, इनोवेशन ऑफर्स द फॉलोइंग। पता है क्या बेनिफिट्स देता है इनोवेशन? 3 बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे केस स्टडी बना दी और एक पर्सन क्या कह रहा है कि इनोवेशन तो अननेसेसरी एक्सपेंस है, कमेंट करो। तो आप बताओगे नो, पहले तो आप बता दो इनोवेशन की डेफिनेशन, फिर बताओगे इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या? हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, a business find opportunities in society's problem through planned innovation in areas of expertise। जैसे एक चीज बताओ, ये मोबाइल फोन्स आए, ये भी तो इनोवेशन है ना। उन्होंने क्या करा, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा और एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया। This guided innovation develops customer-centric, sustainable solutions like shifting to renewable energy, ensuring long-term economical and environment sustainability। इससे क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो जो कस्टमर सेंट्रिक हो, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, फिर से बोलो, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आगे देखो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाता है, प्रोडक्ट को जो भी आपका प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा। मिलियंस कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ऑटोमेट कर देता है रिपीटेड टास्क को और सिंप्लीफाई करता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस को। जो चीज बार बार एम्प्लॉय करता था वो सिंप्लीफाई करके हम इनोवेशन से इजीली कर सकते हैं। जैसे एमएस एक्सेल है, एक सिंपल सा टूल है, लेकिन उससे आप इतने सारे फॉर्मूलाज लगा सकते हो, इतना ज्यादा अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। दैट इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। दस इनोवेशन क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक, जैसे वो कहते नहीं, पानी में पत्थर मारते हो तो सिर्फ वहीं पे ऐसा वो नीचे नहीं जाता पत्थर, बहुत ज्यादा उसकी बूंदे उड़ के दूर दूर तक जाते हैं। दैट इज योर रिपल इफेक्ट। मतलब उसके मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं। अगर आपने एक्सेल यूज करना स्टार्ट करा, आपका स्टॉक मेंटेन या कंट्रोल आप अच्छे से कर पाओगे तो आप प्रोक्योरमेंट इजीली कर पाओगे। प्रोक्योरमेंट सही से होगा तो प्रोडक्शन टाइम से होगा, प्रोडक्शन टाइम से होगा तो सेल्स टाइम से होगा। सिर्फ एक एक्सेल लगाने से तो क्या हो गया आपका, इट क्रिएट्स अ रिपल। एंड लास्ट वन इज इट गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जितना ज्यादा आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा आप कॉम्पिटिटर से एडवांटेज गेन करोगे। बीइंग अहेड ऑफ कंपटीशन derives business to spend strategic time building innovative solutions that push them further from competitors reach। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा इनोवेटिव है ना, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है, कॉम्पिटिटर नहीं आ पाएगा, न्यू एंट्रेंट्स नहीं आएंगे, बैरियर टू एंट्री बन जाएगा। लेस मार्केटिंग करके भी आप एडिट सेटिस्फेक्शन दे सकते हो एंड क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है ना, कुछ नया ही है जो और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, बेशक आप उसकी एडवर्टीजमेंट मत करो, फिर भी लोग खरीद लेंगे वर्ड ऑफ माउथ से। क्लियर है? यहाँ तक आपको सारा समझ आया होगा आई होप। अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा, फिर हमने देखा अपना जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी देखा, देन उसके बाद हम गए ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे। ग्रोथ में हमने देखा कि हम इंटरनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन से, डाइवर्सिफिकेशन से। इंटेंसिफिकेशन के तीनों पार्ट्स देखे, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। फिर डाइवर्सिफिकेशन देखा, कंसेंट्रिक मतलब रिलेटेड, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मतलब फॉरवर्ड गए तो कस्टमर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, बैकवर्ड गए तो रॉ मटेरियल सप्लायर की तरफ, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। कॉन्ग्लोमरेट, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स और इनोवेशन अभी जस्ट देखा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखो अगर किसी को भी कोई डाउट हो मेरे को बता देना और बहुत अच्छे से पढ़ते रहना, एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आपका लेटर ऑन अटेम्प्ट भी है तो थ्योरी ऐसी चीज होती है जिसको आप जितनी बार सुनोगे या जितनी बार रीड करोगे ना,
उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रिपीट मोड पे वीडियो को देखना, अच्छे से लर्न करना पॉइंट्स को, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना। थैंक यू।